अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल हो गई है? हेलो। जी सर, हो गई है। ठीक है, फिर चले मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारी आज की जो लैब है ना, हमने प्रीवियस लैब में ए स्टार एल्गोरिदम देखा था। ठीक है, ए स्टार एल्गोरिदम को हमने एक छोटे से ग्राफ पे अप्लाई किया था, जिसमें एक हमारी स्टार्ट स्टेट थी और एक ही गोल स्टेट थी। ठीक है, और उसमें हमने ऑप्टिमल पाथ जो है वो फाइंड करने की कोशिश की थी ए स्टार एल्गोरिदम के थ्रू। ठीक है, तो जो हमारी आज की लैब है ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह का काम है। आप लोगों ने थ्योरी में एक प्रॉब्लम पढ़ी होगी ए स्टार एल्गोरिदम की एप्लीकेशंस में से, एट पजल के नाम से। ठीक है, तो आज की जो लैब है आपका एक ग्रेडेड टास्क कह लें या एक प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 1 है, जो कि मेजर आपकी एक इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होगा आपके इस लैब के अंदर। मार्क्स के लिहाज से और वैसे भी आप कह लें कि इम्प्लीमेंटेशन में लर्निंग के लिहाज से भी अभी तक हमने जितनी चीज़ें की हैं उनमें से। ठीक है, तो इसमें कुछ गाइडलाइंस मैंने स्टार्ट में लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो आपकी सबमिशन की गाइडलाइंस हैं कि आपने जो है ना, जो भी काम सबमिट करना है वो इस फॉर्मेट में करना है। आपका स्टूडेंट का नेम होगा, देन रोल नंबर होगा, देन 01, और उसकी आप जिप फाइल बना लें। उसमें दो चीज़ें हों, एक तो आपकी रिपोर्ट हो जिसमें आपने रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट वगैरह डाले हों, और दूसरे नंबर पे आपका जो कोड होगा वो जुपिटर की एक नोटबुक की फॉर्म में होना चाहिए, पाईचार्म की स्पाइडर में या वगैरह वगैरह डॉट पी वाई की फाइल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने सबमिशन के टाइम का ख्याल रखना है, और अगर आप जितना लेट करते हैं पर डे, आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स में से 10% डिडक्ट होते जाएंगे, और 5 दिन के बाद आपकी सबमिशन नहीं होगी। आपके पास सफिशिएंट टाइम है 14 से 15 दिन का सबमिशन के लिए। वैसे अगर देखें तो काम जो है वो 2 से 3 दिन का, मेरा ख्याल इससे ज़्यादा का काम नहीं है। ठीक है, तो हम अपना जो भी टास्क है उस पर आ जाते हैं। आपने इम्प्लीमेंट करना है 8 पजल प्रॉब्लम को यूजिंग ए स्टार सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, हमें पता है कि जो ए स्टार सर्च एल्गोरिदम है उसमें हमारे पास, अगर हम 3x3 की बात करें, तो एक ग्रिड होता है जिसमें टोटल 9 स्लॉट्स होती हैं। ठीक है, 9 स्लॉट्स में से 8 स्लॉट के अंदर 1 से लेकर 8 तक आपके पास जो है वो डिजिट्स होते हैं, और एक जो स्लॉट है या एक जो टाइल है वो एम्प्टी होती है। ठीक है, तो हमें एक सर्टेन गोल स्टेट दी होती है जिसमें आपके पास एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर नंबर्स पड़े होते हैं, और हम एक इनिशियल स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं और हमने उस गोल स्टेट को रीच करना होता है। ठीक है, और जो आपकी एम्प्टी स्पेस जहाँ पे है वहाँ से आपने देखना होता है कि आप उसे किन किन डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपका जो एम्प्टी स्पेस है सेंटर में खड़ी हुई है फ़र्ज़ कर लें, तो ऐसे आप उसे राइट लेफ्ट अप या डाउन मूव कर सकते हैं। बट अगर वो आपके पास एंड वाले कॉलम में आ रही है, इसका मतलब आप उसे राइट मूव नहीं कर सकते, या अगर वो फर्स्ट रो में आ रही है तो उसे आप अप मूव नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। ये एल्गोरिदम आपने जो है वो थ्योरी में समझा हुआ है। ठीक है, हमने जो मेन चीज़ अभी डिस्कस करनी है, जो कि इसमें से कुछ चीज़ें मैंने चेंज की हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, एक आधी चीज़ उसमें से मैंने रिड्यूस कर दी और मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे तो आपने ख्याल ये रखना है कि जो आपकी टाइल्स होंगी 1 से लेकर 8 तक, उनके अंदर तो ऑब्वियसली जो है ना, मतलब 8 टाइल्स के अंदर 1 से लेकर 8 तक नंबर आपके पास पड़े होंगे, और जो एम्प्टी टाइल होगी उसके अंदर आपने इम्प्लीमेंटेशन के वक्त ज़ीरो पुट कर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया हुआ भी है आपके पास कि आपके पास जो 8 स्क्वेयर्स हैं उनके अंदर 1 से लेकर 8 तक नंबर्स होंगे, और जो ब्लैंक स्क्वेयर है उसके अंदर आप ज़ीरो लेबल जो है वो रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रेस दिखाई हुई है कि आप इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक किस तरह से पहुंच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये पार्ट है, इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एल्गोरिदम की थोड़ी सी जनरल सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। अच्छा, अभी तक हमने जो एल्गोरिदम पढ़े हैं, पहले यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पढ़ा, फिर जो है वो ए स्टार पढ़ा, जो कि मिलते जुलते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में हम क्या करते थे कि हम स्टार्ट स्टेट से लेकर जिस करंट स्टेट तक हम खड़े हुए हैं, मतलब जिस करंट नोड तक खड़े हुए हैं, वहाँ तक जो एजिस के पाथ है वो आप कैलकुलेट कर लेते थे, तो आपका अब वो उस पाथ की कॉस्ट बन जाती थी, और हम जो सिमिलर जितने भी पाथ्स उस लेवल पे खड़े होते थे उनकी कॉस्ट्स को हम कंपेयर करते थे, और फिर हम डिसाइड कर लेते थे कि हमने आगे कहाँ पे मूव करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ए स्टार एल्गोरिदम था, यहाँ हम कहते थे कि अच्छा, मैं जो किसी सर्टेन रोड पे मैं खड़ा हूँ तो मैं स्टार्ट नोड से लेकर उस नोड तक एज कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक ह्यूरिस्टिक मेरे पास मौजूद होती है, जो कि एक जो है आप कह लें कि एक अच्छा गेस होता है कि आप जो करंट स्टेट से गोल स्टेट तक कितनी कॉस्ट के अंदर पहुँच जाएंगे। तो आप जो है ना एज कॉस्ट के, सॉरी, पाथ की कॉस्ट के अंदर वो वाला जो ह्यूरिस्टिक थी वो भी आप ऐड कर लेते हैं, तो वो एक तरह से आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आप स्टार्ट नोड से लेकर इस पाथ के थ्रू गोल नोड तक
या गोल स्टेट तक कितने कॉस्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। और यहाँ से आप जो है ना वो मतलब हॉरिस्टिक को ऐड करने के बाद देखते थे कि टोटल कितने पाथ्स हैं, और हॉरिस्टिक को ऐड करने के बाद किसकी मिनिमम कॉस्ट बनती है, उस लिहाज से आप जो है वो अपना पाथ जो है वो सेलेक्ट करते थे मूव करने के लिए। बट यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंटेशन में सिंप्लिसिटी के लिए आपको ये कहा है कि भाई पहले तो हम ये करते थे ना कि हमारे पास ये पाथ की कॉस्ट होती थी प्लस करंट एच की कॉस्ट होती थी, यूनिफॉर्म कॉस्ट की, यूनिफॉर्म कॉस्ट एच की बात करें, इस तरह से हम निकालते थे। और जो हमारा ए स्टार था उसमें हम यहाँ पे प्लस हेरिस्टिक भी कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आप ये 8 पजल प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, आपने देखना है कि यार आपका जो करंट स्टेट है ना उसकी गोल स्टेट के साथ कितनी मिसमैच्ड टाइल्स हैं। गोल स्टेट और करंट स्टेट में जितनी मिसमैच्ड टाइल्स होंगे आप उतनी उस कॉस्ट की जो है उस स्टेट की कॉस्ट कंसीडर कर लेंगे। दैट्स इट। मतलब आप किसी भी लेवल पे खड़े हों और वहाँ पे खड़े होकर देखें कि आप जिस करंट स्टेट पे खड़े हुए हैं, वन या मल्टीपल स्टेट्स हैं उस लेवल के अंदर, उन सब की मिसमैच टाइल्स निकाल लेनी है आपने गोल स्टेट के साथ। जिसकी नंबर ऑफ मिसमैच टाइल्स कम होंगी गोल स्टेट के साथ, इसका मतलब उसकी कॉस्ट कम होगी। मतलब एक स्टेट की, किसी भी करंट स्टेट की जितनी टाइल्स गोल स्टेट के साथ मिसमैच कर रही हैं, मतलब पहली टाइल को गोल की पहली टाइल से कंपेयर करें करंट स्टेट की दूसरी टाइल को गोल की दूसरी गोल स्टेट की दूसरी टाइल से कंपेयर करें और देखें कितनी टाइल्स मिसमैच कर रही हैं। तो जितनी नंबर ऑफ टाइल्स मिसमैच कर रही होंगी करंट स्टेट और गोल स्टेट के दरमियान, आपके पास उतनी ही कॉस्ट होगी। मतलब वो आप कॉस्ट कंसिडर करेंगे उस स्टेट तक पहुंचने की। अच्छा, यहाँ पे आप जो है ना देखेंगे कि किसी लेवल पे आपके पास कितनी स्टेट्स हैं। हर स्टेट की गो स्टेट के साथ मिसमैच टाइल्स निकाल लेंगे, और आप जितनी मिसमैच टाइल्स आ रही हैं किसी भी स्टेट की, आप उस स्टेट के थ्रू गोल तक पहुंचने की आप उतनी कॉस्ट समझेंगे। ठीक है, तो जिस स्टेट की मिसमैच टाइल्स कम होंगी तो आप उस पाथ को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, इस चीज़ में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें। ये कॉस्ट वाला जो पार्ट था क्लियर है यार? अच्छा, चलें दूसरे नंबर पे हमारे पास है कि हमने जो आपने चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स क्या होंगी, आपने कौन कौन से फंक्शन बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने एक पज़ल की क्लास बनानी है। पज़ल की क्लास के अंदर सबसे पहले आप एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे, और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके जो नेसेसरी जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं आप उनको इनिशलाइज कर लेंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे कोई क्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, डिक्शनरी वगैरह हो सकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अपने एल्गोरिदम को रन करने के लिए आपने जो वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम कुछ चीज़ें स्टोर कर रहे होते हैं कि विजिटेड नोड्स कौन से थे वगैरह वगैरह, या पाथ की ट्रेस, या जो है वो किसी स्टेट का की पेरेंट स्टेट स्टोर करने के लिए, उस तरह के जितने भी आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे उनको आप जो है ना यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, सॉरी इनिशलाइज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप एक फंक्शन बनाएंगे एच मिस मैच कॉस्ट के नाम से। ठीक है, ये आपका एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें आप स्टेट्स पास कर देंगे। फर्स्ट कर लें आप करंट स्टेट और गोल स्टेट पास करते हैं, और ये उन दोनों में से मिस मैच टाइल्स कैलकुलेट करके आपको नंबर ऑफ मिस मैच टाइल्स जो कि आपकी एक्चुअली कॉस्ट होगी वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये आपका एक फंक्शन होगा एच मिस मैच कॉस्ट के नाम से, जिसको आप दो स्टेट्स दोगे, और वो मतलब जिनमें से एक गोल स्टेट होगी और एक करंट स्टेट होगी। तो ये आपको उन दोनों में से मिसमैच टाइल्स कैलकुलेट करेगा, और जो करंट स्टेट है उसकी कॉस्ट जो है वो आपको रिटर्न कर देगा, जो कि कॉस्ट होगी वो एक्चुअली नंबर ऑफ मिसमैच टाइल्स ही होगी। उसके बाद आपका एक फंक्शन होना चाहिए ए स्टार ट्रेवर्सल के नाम से। ए स्टार ट्रेवर्सल का जो फंक्शन होगा ये एक्चुअली आपका इसमें एल्गोरिदम ए स्टार एल्गोरिदम रन होगा। इसमें आप करेंगे क्या कि आप इसमें इनिशियल स्टेट पास कर देंगे, और उस इनिशियल स्टेट पे आप जो है ना वो ट्रिवर्स करना शुरू करेंगे, और आप जो है गोल स्टेट तक पहुंचेंगे। ठीक है, और ये फंक्शन एंड उस टाइम पे होगा जब आप गोल स्टेट तक पहुंच चुके होंगे। ठीक है, अब इसमें आप एक्चुअली कर क्या रहे होंगे इस फंक्शन के अंदर। अच्छा, एक दफ़ा मैं ये इसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप देखते हैं कि आप किस स्टेट, जो स्टेट आपको जो इनिशियल स्टेट आई है क्या वो गोल स्टेट तो नहीं है। तो उसे आप चेक कर लेते हैं, अगर वो गोल स्टेट है तो आप उसी को रिटर्न कर दोगे क्योंकि वही आपकी गोल स्टेट है। अगर वो गोल स्टेट नहीं है तो फिर आप देखोगे कि वो जो आपको इनिशियल स्टेट आई है उसमें जो ज़ीरो है जो कि आपके एम्प्टी टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कहाँ पे है, और आप देखेंगे कि उस ज़ीरो को आप किन किन डायरेक्शंस में मूव कर सकते हो। लाइक अगर वो ज़ीरो थ्रो के अंदर आ रहा है तो उसका मतलब उस ज़ीरो को आप अपवर्ड मूव नहीं कर सकते, और अगर वो
जो है वो एंड वाले कॉलम में आ रहा है, इसका मतलब आप उससे राइट नहीं मूव कर सकते वगैरह वगैरह। तो इस तरह से डिफरेंट चेक्स के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो जीरो वाली या एम्प्टी टाइल है वो कहाँ पे लोकेटेड है और उसको किन किन डायरेक्शंस में मूव किया जा सकता है। तो उसको जितनी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं आप अपने फंक्शंस जो है ना उस लिहाज से बना लेंगे कि आप उसको एक स्टेट फर्ज कर लें, पास करते हैं किसी फंक्शन को और वो आपको चेक करके बता देता है कि यार इसमें जो जीरो वाली टाइल है उनको किन डायरेक्शंस में मूव किया जा सकता है। या फर्ज कर लें आप हर डायरेक्शन के लिए सेपरेट फंक्शन बनाना चाहें, जैसे आपको बेहतर लगता है। तो ये यहाँ पे आपके पास इस तरह के फंक्शंस होंगे जो कि आपको बताएंगे कि आपकी जो करंट जो जीरो स्टेट है ये फर्ज कर लें इस जगह पे है, तो इसका मतलब आप राइट साइड में मूव कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड पे मूव कर सकते हैं तो मूव करने से ये वाली नेक्स्ट स्टेट बनती है। तो जब ये फंक्शन आप कॉल करते हैं ये आपको नेक्स्ट बनने वाली स्टेट जो है वो रिटर्न कर देता है, अगर उस सर्टेन डायरेक्शन के अंदर आप मूव कर सकते हैं तो ठीक है। तो यहाँ से जो है ना आपके पास जो है पहले तो आपने ट्रिवर्सल के अंदर खड़े हो गए ये आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा जो मेरी जीरो स्टेट है वो कहाँ पे है, को स्टेट सॉरी एम्प्टी टाइल कहाँ पे है और उस टाइल को किन डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है। उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए जब मूव करते हैं तो कौन सी नई स्टेट बनती है वो आप इस लेवल पे ये जो फंक्शन बनाया होगा आपने अलहदा उसको कॉल करके आप वो चीज़ गेट कर लेंगे। जब आपने जो है करंट स्टेट की जितनी भी डायरेक्शंस में मूव किया जा सकता था वो अपने फंक्शंस के थ्रू कॉल किया और वो अगली जो स्टेट्स थी वो आपने कैलकुलेट कर ली। फिर आप वो सारी स्टेट्स को एक एक करके कॉस्ट के फंक्शन को पास करेंगे और चेक कर लेंगे कि किसकी कॉस्ट मिनिमम है। जिसकी कॉस्ट मिनिमम होगी बाकी जो है वो आप जो स्टेट्स उनको निगलेक्ट कर देंगे और उस स्टेट जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी उसके थ्रू आगे मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एक फंक्शन होना चाहिए जिसमें आपके पास जो है ना आप जो करंट आपका ट्रेस है यानी कि स्टार्ट से लेकर गोल स्टेट तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो वो उस ट्रेस को आप प्रिंट करवा सकें। तो डिस्प्ले पाथ का फंक्शन है, जब ये कॉल हो तो ये आपकी उस डिक्शनरी को एक्सेस करे जिसमें हर स्टेट का पेरेंट आपने स्टोर किया होगा, जिस तरह प्रीवियसली लैब के अंदर हमने किया था काम, नोट्स के पेरेंट हमने स्टोर किए हुए थे डिक्शनरी। तो उसमें से ये रिवर्स करके आपको ट्रेस जो है वो इस तरह की एक ट्रेस जनरेट कर देगा जो कि इनिशियल से लेकर गोल स्टेट तक जारी होगी आपके पास। यहाँ पे एल्गोरिदम को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, फिर मैं इसकी कुछ इंप्लीमेंटेशन की कोड की डिटेल्स आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि मेरे ख्याल में जो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए नई या टफ होंगी उनका कोड मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि इंप्लीमेंटेशन में आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। हेलो। यार इस टाइम पे जितने लोग अवेलेबल हैं आप काइंडली अपने हैंड रेज करेंगे। सिर्फ 4 लोग सुन रहे हैं बैठे इस टाइम पे, 4 से 5। सही। यार जो लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं, उसके बाद मैं आपको कोड से यहाँ पे होने वाली अगर कोई थोड़ी सी डिफरेंट या नई चीज़ें हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें। ओके सर। ठीक है। अच्छा यार लंबाई के कुछ फंक्शंस हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। चल जाओ भाई। यार ये मैं 6 फ्लोर पे लैब में आके कंडक्ट कर रहा हूँ तो उस तरह से सिस्टम के अंदर इसमें इंस्टॉलेशंस नहीं है लैब के सिस्टम के अंदर। चलें खैर, कोड वैसे एग्जीक्यूट हुआ है पहले तो मैं रिजल्ट से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा यार सबसे पहले हमने अपनी एक स्टेट जो है उसे स्टोर करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो एक स्टेट सॉरी हमारी जो एक स्टेट है वो 3 बाय 3 की आप कह रहे हैं कि एक जो एरे है। ठीक है। तो हमने स्टोर किस तरह से किया उसे, हमने एक वेक्टर बना लिया यानी कि 1 डायमेंशनल एरे बना ली नमपाई की। ठीक है। जिसमें हमने अपने उसी सीक्वेंस में सारे जो है ना वो एलिमेंट्स रख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह। ठीक है। ये आपकी यहाँ तक जो कोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक 1 डायमेंशनल एरे बना देगा नमपाई की, जिसमें आपके पास वो आपके सारे एलिमेंट्स पड़े होंगे। देन उसके बाद आपने उस एरे को रीशेप कर दिया।
जो रीशेप का फंक्शन है उसमें आपने आर्गूमेंट्स 3 by 3 दे दिया, तो ये क्या करेगा, ये देखेगा अगर इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं फर्ज कर लें, तो ये उनको 3 रोज और 3 कॉलम्स में चेंज कर देगा। आपके ये जो पहले 3 एलिमेंट्स हैं ये फर्स्ट रो बन जाएगी, अगले 3 एलिमेंट्स सेकंड रो बन जाएगी और ये थर्ड रो बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो रीशेप का फंक्शन है ये इस सिंगल वेक्टर को यानी कि 1 डायमेंशनल एरे को 3 by 3 की एरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिसमें हर इंडेक्स जो है वो आपके पास बताते खुद एक जो लिस्ट है या एरे आपके पास होगी। ठीक है, और दूसरा जो इंडेक्स है वो दूसरी होगी और तीसरा है तीसरा, मतलब हर रो जो है उसका उसने एक जो है ना स्पेसिफिक इंडेक्स बना दिया। तो यहाँ पे सिर्फ समझने की बात यह है कि आपने जब इस तरह के वेक्टर बनाया, वेक्टर को रीशेप कर लिया, रीशेप करने के बाद आपके पास डेटा जो है वो उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में यहाँ पे आपके पास ये जो स्टेट्स पड़ी हुई हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास ये एम्प्टी जो है वो एक स्पेस थी जो कि मतलब एम्प्टी टाइल थी, जिसे हमने अपनी इम्प्लीमेंटेशन में मैंने कहा कि आप जब आप करेंगे तो आप जीरो से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये आपके पास वही चीज़ जनरेट हो रही है। फर्ज कर लें अगर 1 2 3 उसी सीक्वेंस में हमने चीज़ें रखी होती थी, तो हमने ज़रा डिफरेंट उसमें रखी हुई हैं। ठीक है, तो आपने स्टेट को स्टोर करना है तो आप इस तरह से स्टेट को स्टोर कर लेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक और स्टेट जो है वो क्रिएट कर ली, ये सिंपल स्टेट के नाम से, और ये मैंने सी स्टेट के नाम से जो है वो नंपाई की एक और एरे बनाई जिसमें 9 एलिमेंट्स मैंने दे दिया, उनको रीशेप कर दिया, और उस तरह से हमने उसे प्रिंट करवा के देख लिया। ठीक है, अब जब हम अपना एल्गोरिदम आप इंप्लीमेंट कर रहेंगे तो सबसे पहले जो स्टेप होगा आपने जो देखना होगा वो ये होगा कि आपकी जो एम्प्टी टाइल है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो एम्प्टी टाइल को एग्जिस्ट कर आप किस तरह से करेंगे, ये आपको उसका मैंने कोड प्रोवाइड किया। उसके लिए आप नमपाई का वेयर का फंक्शन यूज़ कर लेंगे, एन पी डॉट वेयर स्टेट इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपको बता देगा कि जो स्टेट की आपकी एरे है वहाँ पे जीरो कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास उसकी लोकेशन आ जाएगी। तो आप हमने मेन यही चेक करना था कि जो हमारा एम्प्टी टाइल्स है वो किस रो और किस कॉलम में आ रही है। तो ये जो आपका फंक्शन है एन पी डॉट वेयर, ये आपको एक दफ़ा रो के लिहाज से उसको देखेगा, एक दफ़ा कॉलम के लिहाज से देखेगा। पहले रो के लिहाज से आपको एक चीज़ रिटर्न कर देगा, वो आपने यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर रख ली। दोबारा फिर वो आपको कॉलम के लिहाज से सर्च करके बता देगा कि अच्छा रो के लिहाज से जो है वो जीरो यहाँ पे आ रही है और कॉलम के लिहाज से यहाँ पे आ रही है। तो रो कॉमा कॉलम आपके पास जो है ना वो आप उसका इंडेक्स बन जाएगा, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये जीरोथ रो था, ये फर्स्ट रो था और ये सेकंड रो था। ठीक है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये इस स्टेट पे हमने लगाया, तो ये हमारे पास इंडेक्स उसका रिटर्न हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं कि आपके जो स्टेट है करंट स्टेट उसके अंदर जीरो का इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो इस कोड के थ्रू आप जो है ना इसको एज इट इज़ यूज़ कर लें और इसके थ्रू आप फाइंड कर लें कि आपकी एम्प्टी टाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। ये आपको रिटर्न हो गया उसका रो और कॉलम, उसका इंडेक्स रिटर्न हो गया कि जो एम्प्टी टाइल थी वो कहाँ पे आपके पास पड़ी हुई थी। ठीक है, उसके बाद जब आप ये चेक कर लेते हो कि आपकी एम्प्टी टाइल कहाँ पे है, तो आपने ये देखना होता है, उसके बाद आपने जस्ट चेक्स लगाने हैं और चेक कर लेना है कि इस एम्प्टी टाइल को मैं किन किन डायरेक्शंस में मूव कर सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप इसे डाउनवर्ड मूव नहीं कर पाओगे बिकॉज इसके नीचे रो नहीं है, और इसे राइट साइड पे भी मूव नहीं कर सकोगे क्योंकि ये लास्ट कॉलम के अंदर आ रही है। तो आप इसे यहाँ पे मूव, इस साइड पे मूव कर सकते हो, ऊपर मूव कर सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका जो जीरो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, एम्प्टी टाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, आपने उसको मूव करना है। उसको मूव करने के लिए जब आप मूव करेंगे तो आपके पास एक नेक्स्ट स्टेट जनरेट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट में अब दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आप नए सिरे से वो पूरी की पूरी स्टेट जनरेट करो, दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप इसकी ना एक कॉपी जनरेट कर लो और जो दो एलिमेंट इंटरचेंज हो रहे हैं वो उसमें अपडेट कर लो। बिकॉज जब नई स्टेट बनेगी तो फर्ज कर लें आप इसको इस डायरेक्शन में मूव करें तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपके पास बाकी सारे एलिमेंट्स वही होंगे, जस्ट ये दो एलिमेंट्स चेंज हुए होंगे। तो इसके लिए पूरी की पूरी नई ट्रेस बनाने से बेहतर, स्टेट बनाने से बेहतर है आप क्या करें कि इस करंट स्टेट की कॉपी जनरेट कर लें और उसमें इन दो चीज़ों को जिनको आप शिफ्ट करने लगे हैं उनको इंटरचेंज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है करंट स्टेट थी, स्टेट डॉट कॉपी का फंक्शन कॉल किया और एज इट इज़ कॉपी जनरेट कर ली आपने। यहाँ पे स्टेट की, ये स्टेट के नाम से जो आपकी एरे थी ये वाली, इसकी आपने एज इट इज़ कॉपी जनरेट कर ली। ठीक है, तो 1 2 3 8 6 4 7 5 0 ये आपके पास एक आपने कॉपी के वेरिएबल के अंदर इसकी कॉपी जनरेट करके रख लिया। ठीक है, तो ये आपने उसी तरह से उसे प्रिंट करवा के देख लिया। अब ये जो आपने कॉपी जनरेट किया इसमें सिर्फ दो, वो जो दो चीज़ें हैं उनको इंटरचेंज कर लो। आपको पता है कि आपका 2,2 के अंदर जो है इस इंडेक्स पे आपके पास एम्प्टी टाइल पड़ी हुई है, इसे आपने इंटरचेंज करना है। तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट कर लें इसके साथ इंटरचेंज करना है 5 के साथ, पहले इसको एक्सेस करोगे। आपको पता है कि ये जो है वो सेकंड रो और
फर्स्ट कॉलम के अंदर पड़ा, मतलब ये जीरोथ कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो ये वाला जो इंडेक्स है ये आपके पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसको फेच करना है इस वैल्यू को, तो आपने स्वैप वैल्यू के नाम से इस वैल्यू को फेच किया। स्टेट की जो आपके पास एरे थी, ठीक है, उसमें आपने इंडेक्स पास कर दिया, सेकंड रो आपने पास करना है। तो जीरो लोकेशन के नाम से जो ऊपर वेरिएबल था आपका ये वाला, जिसके अंदर आपके पास जीरो की लोकेशन पड़ी हुई है, पहले नंबर पे उसकी रो है और दूसरे नंबर पे उसका कॉलम है। जीरो लोकेशन के जीरो पे आपके पास पड़ी हुई है उसको रो, तो आपने दे दिया कि ये सेकंड रो है, ये रो का इंडेक्स पास कर दिया, कॉमा जो कॉलम का वहाँ पे आपके पास इंडेक्स है उसमें -1, मतलब ये वाला अगर कॉलम का सेकंड इंडेक्स है तो ये सॉरी ये सेकंड कॉलम है तो ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो ये आपके पास 2 था तो 2 -1 आपने कर दिया, तो ये वाला आपका जो कॉलम है वो स्पेसिफाई हो गया। यहाँ पे आपने जो वैल्यू स्वैप करनी है उसका जो इंडेक्स था कि वो कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है वो आपने मेंशन कर दिया, तो स्टेट में से वो वैल्यू फेच होगी और उसे आपने प्रिंट करवा के देख लिया, आपने 5 वैल्यू जो है वो फेच कर ली, ठीक है। अब आपने करना ही है कि 5 की जगह पे आपने 0 रखवाना है और 0 की जगह पे 5 रखवाना है, मतलब इस टाइम पे आपके पास ये वैल्यू भी एक्सेसिबल है 2/2 से और ये आपके पास 2/1 से एक्सेसिबल होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपने अब उनको स्वैप करना है। आप क्या करते हैं कि ये वाला जो इंडेक्स है उसे अप्रोच करते हैं और उस पर ऊपर वैल्यू 0 रखवा देते हैं, ठीक है। कॉपी का जो वेरिएबल है स्टेट है उसके अंदर आप जो है ना सेकंड रो स्पेसिफाई करते हैं और कॉलम जो है वो 2 - 1 यानी कि फर्स्ट कॉलम स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि ये वाला इंडेक्स आपने स्पेसिफाई किया। जिस तरह ये सिमिलर वही काम आप कर रहे हैं जिस तरह से वन डायमेंशनल एरे के अंदर आप फिफ्थ इंडेक्स पे यानी कि एरे ऑफ 4 पे जाके वैल्यू रखवा रहे होते हैं, तो ये आप 2,1 पे जाके 0 वैल्यू रखवा देते हैं। सिमिलरली जो है वो 2,2 को आप एक्सेस करते हैं और उस पर जाके आप अपनी स्वैप वाली वैल्यू रखवा लेते हैं और अपनी स्टेट को प्रिंट करवा के देख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली आपने एक नई स्टेट कॉपी जनरेट की और कॉपी के अंदर आपने कॉपी के थ्रू आपने नई स्टेट बनानी थी, नई स्टेट बननी थी इन दोनों को स्वैप होने के बाद, और ये आपने अपनी एक जो है वो नई स्टेट जो है वो बना ली हुई है, ठीक है। मतलब आपके पास जो करंट स्टेट थी फर्ज कर लें वो ये वाली थी, उसमें आपने देखा आपके पास जीरो यहाँ पे था, पहले तो आपने फाइंड किया कि जीरो की लोकेशन क्या है, वो यहाँ से आपके पास आ जाएगी। अब आपने जीरो को शिफ्ट करना है, एक आप इधर कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं फर्ज कर लें, तो आपने इधर को जब शिफ्ट करना है तो एक नई स्टेट बनेगी जो कि आपने बनानी है। तो उसके लिए आप पहले जो करंट स्टेट है उसकी कॉपी जनरेट कर लेते हो, उसमें जो चीज़ें स्वैप होनी है उनको स्वैप करके एक जो है वो नई स्टेट आपकी बन जाती है। जब ये आपके पास ये स्टेट बन चुकी है, अब आपने जो है ना इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप ये numpy डॉट सम का फंक्शन यूज़ करते हो और उसमें दोनों स्टेट्स पास कर देते हो, स्टेट और सी स्टेट के नाम से। जो दोनों आपकी स्टेट्स हैं वो आपने पास की और आपने ये कह दिया कि वेयर स्टेट इज़ नॉट इक्वल टू सी स्टेट, ठीक है। यहाँ पे जब आपके पास स्टेट सी स्टेट के इक्वल नहीं होगी तो आपके पास वन जो है वो रिटर्न होगा। आपने जहाँ जहाँ पे सी स्टेट स्टेट के इक्वल नहीं है, मतलब स्टेट की जितनी टाइल्स सी स्टेट की टाइल्स के साथ मिसमैच कर रही हैं, वो जो काउंट जितना भी आ रहा है उन सबको आपने ऐड कर लिया। मतलब ये वाला जो आपका फंक्शन है np डॉट सम, उसके अंदर आपने दोनों स्टेट्स पास कर दी, ये आपको बता देगा कि स्टेट और सी स्टेट के अंदर कितनी टाइल्स मिसमैच कर रही हैं। तो यही एक्चुअली आपकी कॉस्ट होगी। इसके थ्रू आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो एक नई स्टेट क्रिएट की थी 0 और 5 को स्वैप करने के बाद, उसकी आप अपनी गोल स्टेट के साथ इस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे। मतलब इस तरह की जितनी भी आप स्टेट्स क्रिएट करोगे उन सब की इस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे, फिर देखोगे जिसकी कॉस्ट मिनिमम है उस पाथ को आप आगे कंटिन्यू कर लोगे, ठीक है। और अगर आपने चेक करना हो कि आप गोल स्टेट को रीच कर चुके हैं या नहीं कर चुके, मतलब आपकी जो करंट स्टेट है वो गोल स्टेट तो नहीं है, तो आप अपनी जो करंट स्टेट है जो कि इस टाइम पे फर्ज कर लें कॉपी स्टेट है उस, और जो आपकी गोल स्टेट है वो फर्ज कर लें स्टेट के नाम से, आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। तो आपने np डॉट एरे इक्वल का फंक्शन कॉल करना है, उसमें दोनों को पास कर देना। अगर वो इक्वल होंगी तो आपका ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं होंगी तो आपके पास फाल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपने गोल स्टेट तक आप पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंच चुके। और मेरे ख्याल यही जो 4-5 चीज़ें थी जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको तंग कर सकती थी। और बाकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में अगर देखें तो आपने उसी तरह से एक लूप लगाना है, जिसमें लूप के किसी भी आपका एक डेटा स्ट्रक्चर होगा उसमें आप लूप लगा लेंगे फर्ज कर लें जब तक वो एम्प्टी नहीं होता। इनिशियल स्टेट को देखते हो कि क्या वो गोल स्टेट तो नहीं है, जो कि आप सबसे इस कोड के थ्रू आप देख सकते हो। अगर वो गोल स्टेट नहीं है तो फिर आप देखते हो कि आपका जो है जो एम्प्टी टाइल है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, जो कि आप यहाँ इस कोड के थ्रू देख लोगे। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फिर आप देखोगे कि अच्छा मैं इस एम्प्टी टाइल को किन किन डायरेक्शंस में मूव कर सकता हूँ। हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए आपको एक नई स्टेट बनानी पड़नी है और वो आपके पास कॉपी जनरेट करके इस तरह से वैल्यू स्वैप करके आप वो नई
जो है वो स्टेट क्रिएट कर सकते हो। जब आप स्टेट क्रिएट कर लोगे तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, इस कोड के थ्रू आपकी वो कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। और किसी एक लेवल पे जितनी भी स्टेट्स होंगी उनकी जब आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे तो उसके बाद आप देखोगे कि आपने मिनिमम कॉस्ट किसकी उस पाथ के लोग आप जो है वो मूव करेंगे। मिनिमम कॉस्ट जो है वो आप देख के उसके बाद लूप की अगली आइट्रेशन शुरू हो जाएगी, जो मतलब मिनिमम कॉस्ट के साथ स्टेट जो है आपकी सिलेक्ट होगी। और अनटिल जब आपका गोल स्टेट रीच नहीं होती तब तक वो लूप चलता रहेगा। एंड पे जाके जो है ये सर्च वाला एल्गोरिथम जब कंप्लीट होगा तो ये फंक्शन कॉल कर दें या आपकी वो ट्रेस जो है वो इस तरह की जो ट्रेस है उसे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोड में या दूसरा उस एल्गोरिथम में अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। सर ये डिस्प्ले पाथ वाला जरा बता दें। देखें, डिस्प्ले पाथ के लिए हमारे पास प्रीवियसली जब हमने काम किया था, हम जब एक स्टेट से अगली स्टेट तक पहुंचते थे तो जो नई स्टेट आई है उसका पेरेंट पिछली स्टेट को एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर लेते थे। अब फर्ज कर लें यहाँ पे आप जो है ना ये इनिशियल स्टेट थी आपके पास। ठीक है, इनिशियल स्टेट से आपके पास अज्यूम करेंगे आप दो डायरेक्शंस में जा सकते हैं, कि ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, दो स्टेट्स आपके पास आएंगी, दोनों में से आप देखेंगे किसकी कॉस्ट कम है। जिसकी कॉस्ट कम होगी उसको की बना लो और इस जो है ये जो प्रीवियस है जहाँ से आप आगे मूव कर ले इसको वैल्यू बना लो। ठीक है, तो पेरेंट्स की जो आपके पास डिक्शनरी होगी उसमें जो नई बनने वाली जिस पे आप मूव करके जाओगे वो की बन जाएगी और यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका वैल्यू बन जाएगा। अब आप डिक्शनरी मेंटेन कर लो या किसी क्यू के अंदर चीज़ें रख लो जिस तरह से आपको बेहतर लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पेरेंट्स जो है वो स्टोर करते जाओगे हर स्टेट का। फर्ज कर लें जब ये स्टेट है तो इस पे आप इसके थ्रू आ रहे हैं तो इसका पेरेंट आप इसको स्टोर कर लोगे जिस जो भी आपको डेटा स्ट्रक्चर बेहतर लगता है उसके अंदर। तो एंड पे जब आप क्या करोगे कि जब पाथ का फंक्शन कॉल होगा, डिस्प्ले पाथ का फंक्शन, तो आप जस्ट तो आप इस गोल स्टेट पे खड़े होगे, आप देखोगे गोल स्टेट को प्रिंट कराओ, उसका पेरेंट कौन सा है, ये उसका पेरेंट है। गोल स्टेट का पेरेंट आप फैच कर लो, फिर ये प्रिंट हो जाएगा, इसका पेरेंट कौन सा है, ये हो जाएगा, इसका पेरेंट कौन सा है, इसका पेरेंट कौन सा है। ये मतलब इस तरह से आप एक ट्रेस जनरेट कर लोगे, उसको रिवर्स करवा के प्रिंट करवा दोगे। मतलब आपके पास एक डिक्शनरी होनी चाहिए जिसमें हर डिक्शनरी या कोई एक क्यू, प्रायोरिटी क्यू या जो भी होना चाहिए, एक डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपने रखा हो कि मेरी अगर ये स्टेट है तो इसका पेरेंट ये वाला है, ये स्टेट है तो इसका पेरेंट ये वाला है, ये स्टेट है इसका पेरेंट ये वाला है, एंड सो ऑन। वहाँ से फैच करके आप जो है डेटा प्रिंट करवा दोगे। ये एग्जैक्ट वही काम होगा जो कि प्रीवियस लैब के अंदर हमने जो है वो पेरेंट्स की डिक्शनरी के अंदर रख के किया था। और जब हमारे पास वो वाला केस आता था जब आपकी करंट स्टेट इक्वल टू गोल स्टेट होती थी और वो कोड का छोटा सा चंक जो था एक वाइल लूप था वो एग्जीक्यूट हो जाता था, यहाँ पे एग्जैक्ट वही काम होना है। ठीक है, सर ये नेक्स्ट स्टेट जो है यहाँ से अगर हम चले तो मैं गोल स्टेट का पता था कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, बच्चे लेकिन आपका कुछ नॉइस काफ़ी आ रहा था, रिपीट कर देंगे क्या कह रहे हैं आप। तो मैं कह रहा हूँ ये तो हमें पता था कि हम 3-4 स्टेजेस चल के हम गोल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं वहाँ पे लूप चल जाता है, यानी कि बार बार 2 नीचे आ जाता है, 6 इधर चला जाता है, फिर 5, यानी कि वो वापस वहीं पे चीजें आने लग जाती है, उसका फिर हमने क्या करना। अब उसके लिए ना दो तीन ऑप्शंस हो सकती हैं। एक तो यह है कि आप कोड इस तरह से लिखें कि आप उस उन चीज़ों को मैनेज कर सकें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने जिन चीज़ों पे पहले पहुंच चुके हैं उनको किसी एक क्यू के अंदर या किसी स्टैक के अंदर रखते जाएं, और जब कोई नई स्टेट आपकी बने उसको उसमें से फैच करके देख लो क्या ये पहले उसके अंदर एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। अगर वो उसके अंदर, यार ये अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा प्लीज़। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक जो बेहतरीन ऑप्शन है वो ये हो सकती है कि जो जितनी भी आपके पास स्टेट्स बन रही हैं ना उनको किसी एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रखते जाएं। ठीक है, चाहे आपने उनके थ्रू आगे मूव किया या नहीं किया। अब हर दफ़ा जब एक नई स्टेट आपके पास आती है उसको आप उस डेटा स्ट्रक्चर में से फैच करके देख लें कि क्या ये उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर वो उसके अंदर एग्जिस्ट करती है तो उसको आप वहीं पे स्किप कर दोगे। ठीक है, लेकिन जो पेरेंट्स वाला पार्ट है उसमें आपके पास अगर वो पहले एग्जिस्ट कर रही हुई है और वो दोबारा से आ रही है तो उसमें आप उसी सूरत में उसे वहाँ पे रिखवाएंगे जब वो लोएस्ट पाथ वाली होगी, लोएस्ट कॉस्ट वाली वो होगी। तो जब इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो ये चीज़ डायरेक्टली वहाँ पे हैंडल हो जाएगी। ओके सर। जो सबसे सिंपल इसका सोल्यूशन था वो यही है कि आप जितनी भी चीज़ों को विजिट कर रहे हो ना, यानी कि हर लेवल पे जितनी भी स्टेट्स जनरेट हो रही हैं, चाहे उनको आप आगे कंटिन्यू करते हो या नहीं करते हो, उनको किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर रखते जाओ। और जब भी एक नई स्टेट आ रही है पहले उस स्टेट को उस स्टेट में पड़ी उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पड़ी हुई स्टेट से कंपेयर कर लो। अगर वो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो उसको वहीं पर स्किप कर दो कि यार ये रिपीट होकर मेरे पास दोबारा से आ रही है।
लेकिन जो आप वो पाथ की जनरेशन में उस केस की बात कर रहे हो, तो पाथ की जनरेशन में आपके पास पेरेंट्स जो है वो स्टेट स्टोर अगर डिक्शनरी के अंदर पड़े हुए हैं तो फिर वो केस बनेगा ही नहीं। डिक्शनरी में रख लेंगे सर, बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ यार, आप लोगों के पास इसे करने के लिए तकरीबन 14 दिन है। काम आप लोगों ने अपना करना है और ये सबमिशन गाइडलाइंस को जो है ना वो जहन में रखना है। एक लेट सबमिशन स्पेशली प्लेजरिज्म और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस लैब्स खुद से इंप्लीमेंट की हुई हैं तो ये काम करने में 3 से 4 दिन नहीं लगने चाहिए। फिर भी रमज़ान वगैरह है, आप लोगों के शायद मिड वगैरह भी कुछ आधे अभी रहते हों, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को 2 वीक का टाइम दिया हुआ है। और आपने ये काम ज़रा मेहनत से कर लेना है, बिकॉज इसकी आपके पास सर अच्छी ये खासी तो ईद में आ कंट्रीब्यूशन होगी। जाएंगे। क्या चीज़? 15 तारीख को तो शायद ईद है। तो बड़े दिन है यार, आपने आखिरी दिन जाके थोड़ा काम करना है, मैंने तो इन सर केस ड्यू रखा डेट हुआ है। सर ड्यू डेट करने वाले बंदे हैं। क्या चीज़? आखिरी दिन पे काम करने वाले? यस सर। वो तो सब लोग ही ऐसे करते हैं, लेकिन अब आपके सामने है कि आगे रमज़ान भी है। मेरा ख्याल है यार 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए इसके लिए। अगर लोगों ने जो प्रीवियस एटलीस्ट पिछली 2 लैब्स अगर खुद से इम्प्लीमेंट की हुई हैं, यूनिफॉर्म को सर्च वाली एग्जांपल और ए स्टार वाली, लेकिन अगर वो नहीं की तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल वैसे ये 15 दिन तक काम जाना चाहिए। मेरा जहन में यही था कि यार मैं 7 दिन का टाइम देता हूँ, फिर बाद में 3 दिन और इंक्रीज़ कर दूंगा तो इतने में बच्चे खुश हो जाएंगे। तो मैंने रमज़ान की वजह से आपको पहले ही 15 दिन का दे दिया कि भाई इतने दिन के अंदर कर लो, खुला टाइम है आपके पास। ठीक है सर, शुक्रिया। ओके यार, फिर मैं ये मीटिंग क्लोज करता हूँ। इसकी अलहदा से मैंने एक रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, उसमें नॉइज़ वगैरह भी नहीं होगा। मैं वो रिकॉर्डिंग ही आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। अगर ये कहते हैं तो ये वाली शेयर कर देता हूँ। सर अगर- दोनों ही कर दें, और फाइल भी शेयर कर दें। अ, मैं कर देता हूँ शेयर, ठीक है। अभी जुमे का टाइम हो रहा है तो मैं जुमे के फ़ौरन बाद आप लोगों को मटेरियल शेयर कर देता हूँ। सही है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।